लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे हैं उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाओं को पहुंचाने के लिए। देखिए पीएम की ये गाड़ी और तस्वीर और प्रोटोकॉल के तहत पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद। लेकिन अभी इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। आज उनका जन्मदिन है, लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम मोदी आडवाणी जी के घर पहुंच रहे हैं, बधाई देने पहुंचे हुए हैं। शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है देश भर से और लाल कृष्ण आडवाणी आज उनका जन्मदिन और इस मौके पर हमेशा अक्सर देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके आवास पर जाते हैं और बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहुंच गए हैं उनके आवास पर बधाई देने, शुभकामना दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, लाल कृष्ण आडवाणी आज जो है 95 वर्ष के हो गए और 96वां उनका जो है जन्म दिवस है और उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देने पहुंचे हैं। और जब भी लाल कृष्ण आडवाणी का बर्थडे होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्रम में हर साल उनसे मुलाकात करने आते हैं। और एक और खास बात बता दूं आशुतोष की आज कैबिनेट की बैठक होनी थी जिसको देर शाम 4:30 बजे किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल में पहले से ही था कि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है तो सुबह सुबह उनको बधाई देने के लिए उनको जाना है और इसीलिए कैबिनेट को भी रीशेड्यूल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम की शपथ ली थी उसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर कोई भी मौका हो, किसी भी तरीके का आमंत्रण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से पहुंचते हैं, उनको बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनके आशीर्वाद भी वो हमेशा लेते हैं। आप देखेंगे आपसे कुछ देर के अंदर जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी वो कुछ इसी तरीके की होंगी। और दोनों के रिश्ते बहुत पुराने हैं और हमेशा ये कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी दोनों ने जिस तरीके से संगठन को गढ़ने का काम किया 1992 से नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए थे पहली बार और लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में उन्होंने काम करना शुरू किया था एज ए संगठन सह संगठन मंत्री के तौर पर। वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत ही संगठन को खड़ा भी किया और दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को खड़ा करने का काम दोनों ही नेताओं ने किया था। आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वेंकैया नायडू हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, अनंत कुमार हो, शिवराज हो या उमा भारती हो, इन तमाम नेताओं को खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया था तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। और उसके बाद अब ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया, चाहे अनुराग ठाकुर हो या अन्य ऐसे नेता हो जो युवा हैं, तीसरी और चौथी पंक्ति के जो नेता हैं उनको खड़ा करने का, यानी कि उनको किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना है ये काम जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक लाल कृष्ण आडवाणी का आवास पर रहेंगे, कब तक वहां पर उनकी मौजूदगी होगी और कब निकलेंगे वो? देखिए आशुतोष, लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर रहेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। और एक बड़ा दृश्य भी शायद आपको दिखने को मिले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं उसके बाद ही जो है लाल कृष्ण आडवाणी अपने बर्थडे का केक काटते हैं। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये दोनों बड़े नेता हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी के अंदर काम किया और अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया। और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में ही दोनों नेताओं जो है परिपक्व भी नजर आए और राजनाथ सिंह ने तो पार्टी की कमान भी संभाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आगे बढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी का काम ये कह सकते हैं कि साथ। हिमांशु, ये तस्वीरें भी आ गई हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मौजूदगी है और फूल देकर अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनकी मौजूदगी है, शॉल उड़ाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है और उनको बधाई देने, शुभकामनाएं देने पहुंचे। और जैसा कि आप हिमांशु बता रहे हैं कि केक का भी इंतजार हो रहा था कि कब पीएम आए और केक काटें, किस तरह से और कुछ अगर तस्वीरें निकल पा रही हो और जानकारी मिल पा रही हो तो आप दर्शकों को बताएं हिमांशु।
देखिए, अब से कुछ देर के अंदर मुझे लगता है कि केक सेरेमनी होगी और केक काटा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ही जो है लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा केक काटते हैं। पिछले 8 सालों से ये क्रम है। मैं एक और चीज बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो 20 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी बोलना सीखा था। उससे पहले उन्हें अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी ही लिखना आता था। जब वो पार्टी के संगठन के काम करने आए, कराची से आजादी के बाद आए, उसके बाद से उन्होंने हिंदी को सीखना शुरू किया और एज ए संगठन में काम करते करते उन्होंने हिंदी में ही अपनी बोलचाल भी शुरू की और हिंदी लिखना भी शुरू किया। तो एक तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी संगठन में अगर देखा जाए तो 1957 से लगे हुए हैं और उन्होंने संगठन की बागडोर को हमेशा संभाला। जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी लाल कृष्ण आडवाणी उस पर खड़े हुए और भारतीय राजनीति के अंदर अगर कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था जो है जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली, राम जन्मभूमि के नाम पर उन्होंने रथ यात्रा निकाली और राजनीति का एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां से परिदृश्य जो बदला, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हिमांशु आप नजर बनाकर रखें। आपका दोबारा हम रुक करेंगे हिमांशु, और ये तस्वीरें हम आप सभी को दिखा रहे हैं किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है। रहेगी इस खबर पर नजर, आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर गुजरात से। देखिए, गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद से सूरत आ रही ट्रेन पर पथराव को लेकर सियासत तेज हो गई है, गर्मा गई है। एमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि पथराव उसी कोच के शीशे पर हुआ जिसमें उनके पार्टी अध्यक्ष ओवैसी सफर कर रहे थे। वारिस पठान ने इस पथराव की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें ओवैसी का पथराव का ये दाव। अब अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के वक्त ये पथराव का आरोप है। ओवैसी वाले कोच के शीशे टूटे हैं। अब जांच की मांग की है वारिस पठान ने। उन्हीं के पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र इकाई के। अब वारिस पठान ने जारी की पथराव की तस्वीरें, लेकिन किस तरह की ये अभी तक इस पर कोई पुख्ता और पुष्ट खबर नहीं है कि किस तरह से क्या ये पथराव की खबर है इस पर लेकर, लेकिन सियासत हमें देखने को मिल रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव भी है। तो वारिस पठान ने पूरी घटना को लेकर आज तक के साथ एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत भी की थी और पठान ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको वारिस पठान क्या कह रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने आज लिंबायत में एक सभा के दौरान कहा कि जब वो अहमदाबाद से सूरत की तरफ आ रहे थे, ट्रेन से सफर कर रहे थे, उस वक्त पत्थरबाजी हुई है। खुद वारिस पठान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, आज जो आपने बात कही वो कहाँ से क्या कुछ हुआ, पूरा वाकया बताइए, कहाँ से आप सफर करना शुरू किए थे? देखिए साहब, असद ओवैसी साहब, मैं, साबिर काबलीवाला हमारे प्रेसिडेंट, हमारी पूरी हैदराबाद की टीम, हम लोग सब कल अहमदाबाद में थे रात को। वहाँ पे सभा पटाने के बाद आज दोपहर को हम लोग निकले अहमदाबाद से सूरत आने के लिए। सूरत में हमारी सभा थी शाम को, तो हमने वंदे भारत ट्रेन पकड़ी जो तकरीबन 3 बजे अहमदाबाद स्टेशन से निकली। अब अहमदाबाद से हम बैठे थे ट्रेन के अंदर। अब अचानक सूरत आने के कुछ समय पहले, क्योंकि वो सामने स्क्रीन था, किलोमीटर कुछ लिखे हुए थे तो ध्यान है, तो अचानक से फोर्सफुली एक धाड़ करके आवाज आई पत्थर। तो ओवैसी साहब जहां बैठे उनकी तरफ, उस तरफ पत्थर। सेकंड मतलब ओवैसी साहब के पीछे जो बैठा था वहां की खिड़की के ऊपर धाड़ से एक आवाज आया, फिर एक दूसरा पत्थर ठाड़ करके फोर्सफुली दोनों पत्थर आए। आपको मैं फोटो दिखाया हूं, मेरे पास मोबाइल में फोटो है, आप देख लीजिए। पूरी तरह से ग्लास क्रैक हो चुका है। ये फोटो जो है ना, यहाँ पर ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, ये मैं बैठा हूँ। पत्थर इस बाजू पे लगा, ये खिड़की पे, यहाँ पीछे, ये देखिए इस तरफ ये पत्थर दिख रहा है आपको, यहाँ है, ये देखिए, ये देखिए। हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पर खड़े हो गए थे, फिर सब हम लोग इस तरफ पत्थर था, ये जो खड़े है ना, ये युब है, यहाँ ये खिड़की पे पत्थर लगा, तो मतलब ओवैसी साहब के पीछे वाली खिड़की पे आके लगा और फोर्सफुली था वो पत्थर, फोर्स पे था पत्थर। इरादा पूर्वक हमला किया गया कह सकते? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं इरादा पूर्वक हमला था ये। देखिए ये सब, देखिए इतने सारे तो पिक्चर्स में आपको दिखा ही रहा हूँ। सब कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। आप इसकी शिकायत कराएंगे रेलवे? बिल्कुल करवाएंगे, और रेलवे को खुद संज्ञान लेना चाहिए ना। उनका कांच फुटा है तो करेंगे कि नहीं, क्या संज्ञान नहीं लेंगे? मार दिया, इतना फोर्सफुली पत्थर आप मार देते हो। बहरहाल हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की तो हमेशा से कोशिश की गई है, मगर दबी नहीं है ओवैसी साहब की आवाज। अब ये लोग क्या समझते हैं, ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो यूपी के अंदर गोलियां चल गई उनके ऊपर, वो नहीं रुके, दूसरे दिन सभा में चले गए, तो इनको क्या लगता है कि हमको पत्थर से डराएंगे? नहीं डरे, हम आए, हमने सभा की, हमने बताया सभा के अंदर कि इस तरह से हमको रोकने के। लेकिन जो हक सच के रास्ते पे चलता है वो कभी डरता नहीं है। अब इतने पत्थर कौन मार सकता है? मोदी जी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रेन चल रही थी, लोगों को क्या पता था कि जिसने भी पत्थर फेंका होगा अंदर ओवैसी वहीं बैठे हैं जहां पत्थर फेंका गया। ओवैसी ने कल सूरत में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए जरा।
गुजरात के इस असेंबली इंतखाबात में भाजपा के पास अब कुछ भी नहीं है दिखाने को। भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। तो मोदी ने कल अपने भाषण में कह दिया कि मैंने गुजरात को बनाया। अब आप बताइए, क्या मोदी से पहले गुजरात नहीं था? क्या अभी गुजरात नहीं है? क्या ओवैसी और मोदी के बाद गुजरात रहेगा ना? इंशाअल्लाह रहेगा ना गुजरात। तो गुजरात को बनाने वाले सब आए, मगर जो मुख्यमंत्री बना उसने नहीं बनाया, जनता ने उसको बनाया। जनता ने उसको बनाया। मोदी जी, आपने गुजरात में एक चीज जरूर बनाई, आपने मोरबी का ब्रिज बनाया जिससे 150 लोग मर गए। 150 लोग मर गए, जिसमें से 50 मासूम बच्चे थे। 2 साल का एक बच्चा भी था उसमें। 2 साल का एक बच्चा भी था। मोदी जी, आप तो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को भी आप सुन रहे हैं किस तरह से जनसभा को संबोधित किया और तालियां उन्होंने बटोरी, लेकिन ओवैसी वाले कोच के शीशे टूट गए। अब जांच की मांग इसको लेकर हो रही है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और उनके वारिस पठान जो नेता हैं MIM के, उन्होंने आरोप लगाया है और जांच की मांग उठा दी है। वारिस पठान ने जारी की पथराव वाली तस्वीर भी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात में अभी चुनाव भी है और चुनाव के बीच पहले ये गहमा गहमी। देखिए बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का एनसीपी ने इस्तीफा मांग लिया है। अब्दुल सत्तार ने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और एनसीपी ने इसे पूरे देश की महिलाओं का अपमान करार दिया है। अब्दुल सत्तार शिंदे गुट के साथ हैं और शिंदे गुट की ओर से अब्दुल सत्तार के बयान पर माफी तो मांग ली गई है, पर पार्टी का कहना है कि इसके लिए सत्तार का इस्तीफा लिए जाने का तो सवाल भी नहीं उठता। मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद और अकोला समेत महाराष्ट्र में कई जगह एनसीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार पर निकला ये गुस्सा कुछ इस तरह उनकी तस्वीरों पर निकला। मुंबई में गुस्साए एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने अब्दुल सत्तार के आधिकारिक बंगले की खिड़की तोड़ दी। वहीं औरंगाबाद में अब्दुल सत्तार के घर पर पथराव किया गया। एनसीपी की मांग है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने मंत्री अब्दुल सत्तार का इस्तीफा लें। किसी महिला को जाहिर सभा में, जाहिर वक्तव्य में बोलना, गालियां हमें भी आती है। वो जो स्कूल में पढ़े हैं ना, अब जो कर रहे हैं ना, उसके हम हेडमास्टर रह चुके हैं। गाली बकने में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। बंबई के गली मोहल्ले में चाल में बड़े हुए हम। मुझे नहीं लगता, नमाज तो पढ़ता ही नहीं है, ये मुझे भी मालूम है। ये कौन से धर्म का पालन कर रहा है यही मुझे पता नहीं, लेकिन इतना बड़ा कट्टर मनुवादी पिछले कई दशकों में महाराष्ट्र में दिखा नहीं था। अब्दुल सत्तार के नाम से एक बड़ा नया मनु इस महाराष्ट्र में तैयार हो गया। एनसीपी के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब्दुल सत्तार शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए थे। शिंदे गुट के विधायकों को ठाकरे गुट 40 खोखा कहता है और आरोप लगाता है कि शिवसेना में बगावत करने के लिए इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए लिए। बस इसी को लेकर पत्रकारों ने सत्तार से एक सवाल पूछा था और वो भड़क गए। और खोखो के बारे में हमको बदनाम करने वालों को इससे ज्यादा कोई अच्छे शब्द मेरे पास नहीं है। अभी भी आप अपने बयान पर कायम हैं? अरे मैंने बता दिया, इससे अच्छे शब्द यही, इससे भी और शब्द में बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोला। इसके आगे अगर वो जो बोलेंगे उनको वो शब्द में जवाब देने के लिए मैं तैयार है। अब्दुल सत्तार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसके लिए उनकी पार्टी ने माफी मांगी है।
राज्यपाल सदस्य रह चुकी है, वो विद्यमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनके बारे में हमें बहुत आदर है। अगर गलती से भी कुछ उनके खिलाफ निकल गया होगा तो इसके लिए मैं अपोलॉजीज ये करता हूँ और आगे चलते माफी मांगेंगे। नहीं, उनको अगर वो ये बोले हैं तो उनको जरूर ये करना चाहिए। एनसीपी ने अब्दुल सत्तार के खिलाफ शिकायत भी मुंबई में दर्ज करा दी है। अब्दुल सत्तार 2014 से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और थोड़े समय के लिए कांग्रेस एनसीपी सरकार में मंत्री भी थे। 2019 में अब्दुल सत्तार शिवसेना में आ गए और शिवसेना में बगावत हुई तो एकनाथ शिंदे के साथ चले आए। ऋतिक भालेकर, पारस दावा और दिव्येश सिंह के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो देख सकते हैं महाराष्ट्र में किस तरह से बवाल है। लेकिन मराठी ऐतिहासिक फिल्म हर हर महादेव को लेकर पुणे में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच आपको बता दें, मराठा सेवा संघ तथा संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव फिल्म का शो बंद करवा दिया है। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक दृश्य दिखाने को लेकर ये पूरा बवाल है। अब हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। फिलहाल थिएटर मालिक फिल्म नहीं चला रहे हैं। थाने में एनसीपी नेता ने फिल्म का विरोध किया, उनके साथ उनके समर्थक पहुंचे, वो लेकर पहुंचे। उसके बाद से जो भी थिएटर में मौजूद थे उनको बाहर निकाल दिया गया। जानकारी ये भी है कि जो लोग फिल्म देख रहे थे उनके साथ हाथापाई और धक्का मुक्की की भी खबर है। 2 तस्वीरें, थिएटर पहुंचे जहां एनसीपी नेता, वहीं बवाल और मारपीट की भी खबर। उसके बाद से लोग जो हैं, इसमें 2 तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ जहां फिल्म को लेकर सराहा जा रहा है, सराहना हो रही है, दूसरी तरफ इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। एनसीपी अपनी दलील दे रही है कि तथ्यों के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है इस फिल्म के अंदर। फिल्म का नाम है हर हर महादेव और फिल्म पर सवाल उठाया जा रहा है एनसीपी की तरफ से। और इसी फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में ये सियासी बवाल जो है अभी हमें देखने को मिला। तो कहासुनी हुई, बवाल और बवाल के बाद मारपीट तक ये नौबत आई। ये चित्रपट जो बताया जा रहा है उसमें पूरे इतिहास का विद्रूपीकरण किया है, जो शिवाजी महाराज के निजी जिंदगी में हुआ ही नहीं, जो इतिहास में कभी देखा ही नहीं, तो इतिहास में कोई संदर्भ ही नहीं। ऐसे चित्रपट आप इतिहास करके दिखाने लगेंगे तो उसका धिक्कार होना ही चाहिए। और वो धिक्कार ऐसा ये चित्रपट महाराष्ट्र ने नहीं स्वीकारना चाहिए, जिसमें पूरा इतिहास तुमने गंदा कर रखा है। वो इतिहास वो क्यों दिखाना चाहिए, वो क्यों देखना चाहिए? मैं समर्थन करने वालों से पूछता हूँ, जरा देखो, जाके किताब पढ़ो और बताओ कि इसमें सच और झूठ क्या है। महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर है, उन्होंने हर हर महादेव मूवी बंद किया है और रात को 10:30 बजे आए। यहाँ के जो प्रेक्षक थे, उनको मारा गया है और मूवी बंद की गई है। उनको अगर आक्षेप था तो ये कोर्ट में जाने चाहिए थे ना, और उनको 8 दिन के बाद ऐसा लगा क्या ये मूवी में कुछ प्रॉब्लम है। इनका कहना कि इतिहास से छेड़छाड़ की इस वजह से जाओ ना कोर्ट में, इतिहास पढ़ के दिखाओ ना, क्या इतिहास हमको भी पता चलना चाहिए ना। चलिए आपको सीधे हम मुंबई लिए चलते हैं, जहां पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी साझा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये पूरा प्रकरण बताइए जरा, और अभी हालात क्या हैं और एनसीपी क्या कुछ कह रही है और थिएटर मालिक भी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम तारीफ सुन रहे हैं इस फिल्म को लेकर, दूसरी तरफ विरोध, तो आपस में ये कंट्राडिक्टरी। देखिए, पूरा मामला कल रात का है। मुंबई से सटे थाने इलाके की यह घटना है, जहां पर लेट नाइट शो चल रहा था। मराठी मूवी है जिसका नाम हर हर महादेव है। अब करीब 100 से 150 लोग वहां पर सिनेमा देखने आए थे, लेकिन एनसीपी के जो नेता हैं जितेंद्र आवाड़, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर तमाम लोगों को पॉलिटिकल फिल्म दिखा दी। अब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि जब स्क्रीनिंग चल रही थी उस बीच में जितेंद्र आवाड़ अपने 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ अंदर आए, स्क्रीनिंग को रुकवा दिया, दर्शकों से कहा बाहर जाइए, और कारण ये दिया कि जो हिस्ट्री है उसे टेम्पर किया गया है, डिस्टॉर्ट किया गया है, शिवाजी महाराज का जो पोर्ट्रेयर है वो सही नहीं दिखाया गया है, और कहा है इन हालातों में मुंबई में और महाराष्ट्र में वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग को नहीं होने देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत है, उन्होंने पैसे दिए हैं, आप इस तरीके से यहां पर हंगामा कैसे कर सकते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि करीब 2 लोग और थे, 2 लोग थे कम से कम, जिनके साथ हाथापाई हो गई। अब थाने पुलिस का ये कहना है कि केस रजिस्टर कर लिया गया है, करीब 100 से ज्यादा जो
समर्थक थे जितेंद्र आवाड़ के, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम का कहना है कि यह सरकार उद्धव ठाकरे सरकार की तरह शांत बैठने वाली नहीं है और केस रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कल रात ये जब पूरी घटना हुई, जितेंद्र आवाड़ जब सीन से निकल गए, उसके सिर्फ 5 मिनट बाद वहां पर जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिनका नाम अभिनव जाधव है, वो वहां पर आते हैं और उन्होंने कहा कि एक बार ठीक है पंकज, आप इस पर नजर बनाकर रखिए, आपका फिर से रुख करेंगे।